नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में हम चैप्टर 10 यानी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक गहरी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं 1947 में। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है। सोचिए, एक नए देश के सामने कितनी चुनौतियां हैं। गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ा सवाल, इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, इसे दौड़ाया कैसे जाए। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। उस समय दुनिया मोटे तौर पर दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ कैपिटलिस्ट खेमा, दूसरी तरफ सोशलिस्ट। हाँ, अमेरिका और सोवियत यूनियन। जी। भारत ने बीच का रास्ता चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी का। पर हमारे नेताओं ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि देश की तरक्की का इंजन खेतीबाड़ी नहीं बल्कि इंडस्ट्री होगी। अच्छा। इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया गया। हाँ, यही वो फैसला था जिसने अगले 40-50 साल तक भारत की पूरी आर्थिक दिशा तय कर दी। आज हम इसी सफर को देखेंगे, 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों से ठीक पहले तक। तो आज़ादी के बाद पहला कदम, पहला प्लान क्या था? सरकार ने कैसे शुरुआत की? देखिए, 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। इसने आधिकारिक तौर पर भारत को एक मिक्स्ड इकोनॉमी घोषित किया। मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। मिलकर काम करेंगे, पर ड्राइवर सीट पर कौन था? यही तो बात है, सरकार। इसमें सरकार ने अर्थव्यवस्था के जो सबसे जरूरी हिस्से थे वो अपने पास रखे, जैसे कोयला, बिजली, रेलवे, हथियार और गोला बारूद। मतलब गाड़ी के जो मेन कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, वो सरकार ने अपने हाथ में रख लिए। बिल्कुल, ये सब सेंट्रल लिस्ट में थे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या था? कुछ चीजें जैसे कागज, कपड़ा, सीमेंट राज्यों के हवाले की गईं। और बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मतलब कुछ भी बनाने के लिए पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, और ये भी तय हुआ कि 10 साल बाद इस पूरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। एक तरह से ये अर्थव्यवस्था का बीटा वर्जन था। अच्छा, तो बीटा टेस्ट के बाद आया फाइनल वर्जन, 1956 की पॉलिसी। किताबों में तो इसे भारत का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऐसा क्या खास था इसमें? ये पॉलिसी बहुत ज्यादा डिटेल थी और इसने साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था का बॉस कौन होगा, सरकार। अच्छा। इसमें उद्योगों को 3 शेड्यूल्स में बांटा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, शेड्यूल ए, बी और सी। जी। शेड्यूल ए में 17 सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज थीं। इन पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक अधिकार था, कंप्लीट मोनोपोली। यहीं से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब पीएसयूज का दौर शुरू हुआ होगा। सही मायनों में यहीं से शुरू हुआ। 1991 तक देश में 250 से ज्यादा पीएसयूज बन चुके थे। ये थे आधुनिक भारत के मंदिर, जैसा नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, तो ये था शेड्यूल ए। और शेड्यूल बी? शेड्यूल बी में 12 उद्योग थे। यहां सरकार लीड करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी मदद कर सकता है। इसे ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह समझिए, जहां गवर्नमेंट ग्रुप लीडर है और प्राइवेट कंपनीज टीम मेंबर्स। बिल्कुल सही। और बाकी बची हुई सारी इंडस्ट्रीज शेड्यूल सी में थी। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए खुली थी, लेकिन उन्हें हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। हाँ, यहीं से लाइसेंस कोटा परमिट राज की शुरुआत हुई। सुनने में ही कितना ब्यूरोक्रेटिक लगता है। सरकार ने ऐसा किया क्यों? देखिए, इरादे नेक थे। कागज पर तो सब अच्छा लग रहा था, देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो, चीजों की कीमतें कंट्रोल में रहें, कुछ ही लोगों के हाथ में सारी इकोनॉमिक पावर न चली जाए। और देश के पिछड़े इलाकों का भी विकास हो। ये सब सोच थी इसके पीछे। पर हकीकत में तो कुछ और ही हुआ। हकीकत में हुआ उल्टा। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस शुरू करना लगभग नामुमकिन हो गया। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस पहले से थे, उन्हें आसानी से लाइसेंस मिल जाते थे। इससे इनएफिशिएंसी और करप्शन बढ़ा। मजाक की बात तो ये थी कि लाइसेंस सिर्फ ये तय नहीं करता था कि आप क्या बनाएंगे, बल्कि ये भी कि कितना बनाएंगे। हाँ, सोचिए, आपको चाय की दुकान खोलने का लाइसेंस तो मिला, पर साथ में शर्त है कि आप दिन में 100 कप से ज्यादा नहीं बेच सकते। अरे, ये था लाइसेंस राज। जी। तो जाहिर है कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं था। क्या इसे ठीक करने की कोशिशें हुई? कोशिशें तो हुई। 1969 में लाइसेंसिंग को लेकर कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए, लेकिन 1973 की पॉलिसी स्टेटमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसने कोर इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया, लोहा, स्टील, सीमेंट, कोयला, तेल। मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल। और इसी दौर में 2 बड़े कानून आए। पहला MRTP एक्ट 1969,
इसका मकसद था बड़ी कंपनियों को बहुत ज्यादा ताकतवर होने से रोकना। अच्छा, ये कैसे? जिस भी कंपनी की संपत्ति 25 करोड़ से ज्यादा थी, उसे हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार से पूछना पड़ता था। 25 करोड़। आज तो 25 करोड़ एक स्टार्टअप के लिए भी छोटी रकम है। उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी। और दूसरा था फेरा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फेरा, ये तो बहुत सख्त कानून था, है ना? बहुत ही सख्त, ड्रैकोनियन कह सकते हैं। हाँ, इसने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में काम करना बहुत मुश्किल बना दिया। मतलब और ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा रेगुलेशन। हाँ, फिर 1977 में तो सरकार ही बदल गई, जनता पार्टी की सरकार आई। तब क्या हुआ? 1977 की पॉलिसी एक पॉलिटिकल यू टर्न थी। जनता पार्टी की सरकार की विचारधारा गांधीवादी समाजवादी थी। हाँ, तो उनका फोकस बड़ी इंडस्ट्रीज से हटकर गांव और कुटीर उद्योगों मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज पर चला गया। खादी और डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर था। और वो विदेशी निवेश को भी शक की नजर से देखते थे। बहुत शक की नजर से। इसी दौर में कोको कोला और IBM जैसी कंपनियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। अच्छा, तो एक छोटा सा डिटोर और फिर 1980 में राजनीतिक हवा फिर बदली। हाँ, 1980 में कांग्रेस वापस आई, लेकिन कुछ जरूरी बदलावों के साथ। 1980 का दशक असल में धीरे धीरे दरवाजे खोलने की शुरुआत थी। दरवाजे खोलने की कैसे? 1980 की पॉलिसी में विदेशी निवेश को फिर से इजाजत दी गई, लेकिन मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। MRTP एक्ट की लिमिट बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। ओके। और फिर 1985 और 1986 की पॉलिसीज, वो तो 1991 के सुधारों का ट्रेलर थी। सरकार बिना लिबरलाइजेशन का नारा लगाए चुपचाप अर्थव्यवस्था को उदार बना रही थी। मतलब पर्दे के पीछे काम चल रहा था। जी। MRTP की लिमिट फिर बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी गई। जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी था, उनकी संख्या कम कर दी गई। और सबसे बड़ी बात, सनराइज इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया। हाँ, जैसे टेलीकॉम, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत की IT क्रांति के बीज यहीं बोए गए थे। तो 80s का दशक धीरे धीरे खिड़कियां खोलने का था। लग तो रहा है कि सब सही दिशा में जा रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि 1991 में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ सिस्टम की बुनियाद में थी। ये सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विदेशी कर्जे पर बहुत ज्यादा निर्भर था, और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी कि वो कर्ज चुका सके। कमा कम रहे थे और खर्चा ज्यादा कर रहे थे। बिल्कुल। और इस आग में घी का काम किया 1990-91 के खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर ने। हाँ, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। नतीजा, भारत एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में फंस गया। हमारे पास विदेश से सामान खरीदने के लिए डॉलर खत्म हो रहे थे। हालत बहुत खराब थी। बहुत। देश में महंगाई 13% से ऊपर थी और सरकारी घाटा 8% से ज्यादा। भारत अपने कर्जे पर डिफॉल्ट करने की कगार पर था। इसी गहरे संकट ने भारत को एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाने पर मजबूर किया। तो ये कहानी है अच्छे इरादों की, जिनसे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोल्ड सिस्टम बना जो आखिर में खुद का बोझ नहीं उठा पाया। जिन पॉलिसीज को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया था, उन्हीं की वजह से एक ऐसा संकट आया जिसने हमें दुनिया के लिए दरवाजे खोलने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। ये एक राष्ट्र के अपने आर्थिक रास्ते को खोजने की एक आकर्षक कहानी है। इसके बाद का दौर, 1991 के बाद का, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। लेकिन उस कहानी को समझने के लिए इस बुनियाद को, इस प्री लिबरलाइजेशन दौर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम चर्चा करेंगे नई औद्योगिक नीति 1991 पर। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक तूफानी मोड़ था। सोच कर देखिए, जैसे कोई परिवार दशकों पुराने जर्जर घर में रह रहा हो और अचानक फैसला करे कि अब इसे पूरी तरह तोड़कर एक नया मॉडर्न मकान बनाना है। 1991 भारत के लिए कुछ वैसा ही पल था, एक तरह की इकोनॉमिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और ये फैसला किसी शौक में नहीं लिया गया था, ये एक मजबूरी थी। वो पुराना घर गिरने के कगार पर था। देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। द नीड ऑफ द आवर था टू चेंज द वेरी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी।
ये कॉस्मेटिक चेंजेस का वक्त नहीं था, ये पूरी बुनियाद बदलने का वक्त था। तो चलिए इसी को जरा अनपैक करते हैं कि आखिर 1991 में उस पुराने घर की हालत इतनी खराब क्यों हो गई थी? क्या दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? सोर्सेज बताते हैं कि जून 1991 तक भारत एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी संकट से जूझ रहा था। हाँ, बीओपी संकट, इसे आसान भाषा में समझते हैं। मतलब देश की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली हालत, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। हमारे पास फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स लगभग खत्म हो गए थे। मतलब हम जो सामान बाहर से खरीद रहे थे, बिल्कुल, खासकर कच्चा तेल जैसी जरूरी चीजें, उसकी कीमत उस सामान से कहीं ज्यादा थी जो हम बाहर बेच पा रहे थे। इसके पीछे कई वजह थी जो मतलब एक के ऊपर एक आती गई। पहला और सबसे इमीडिएट कारण था 1990-91 का गल्फ वॉर। उसके चलते कच्चे तेल की कीमतें मतलब आसमान छूने लगी। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है और अचानक हमारा इंपोर्ट बिल, हमारा खर्चा एक रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स यानी डॉलर्स का जो खजाना था वो तेजी से खाली होने लगा। और गल्फ वॉर का एक और असर हुआ था, है ना? मुझे याद है सोर्सेज में लिखा था कि जो भारतीय खाड़ी देशों में काम करते थे, वहां से आने वाले पैसे का फ्लो भी रुक गया था। हाँ, और वो हमारी अर्थव्यवस्था की एक अहम नस थी। रेमिटेंसेज में भारी गिरावट आई। रेमिटेंसेज मतलब जो पैसा वो लोग घर भेजते थे? जी, खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय जो हर महीने हर साल पैसा घर भेजते थे, वो विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा और स्टेबल सोर्स था। युद्ध की वजह से वो आमदनी अचानक रुक सी गई। तो सोचिए, एक तरफ तेल का खर्चा दोगुना हो गया और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले डॉलर्स का एक बड़ा जरिया बंद हो गया। एग्जैक्टली, एक डबल वैमी था ये। मतलब ये तो एक आम मिडिल क्लास परिवार वाली स्थिति हो गई, जहां अचानक घर के मुखिया की नौकरी चली जाए और उसी महीने बच्चे की स्कूल फीस डबल हो जाए। महीने के आखिर में हिसाब बैठ ही नहीं सकता। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं था, ये लोगों के किचन के बजट पर सीधा हमला था। घर के अंदर भी हालात ठीक नहीं थे। महंगाई यानी इन्फ्लेशन लगभग 17% पर पहुंच गया था। 17%? आज अगर महंगाई 7-8% होती तो कितनी हाई तौबा मच जाती है। आप अंदाजा लगा सकती हैं। उस वक्त 17% थी, मतलब चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे। और सरकार का वित्तीय घाटा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, वो जीडीपी का 8.4% हो गया था। ये सारे रेड फ्लैग्स थे जो बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का है। सोर्सेस कहते हैं कि जून 1991 तक हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट का बिल चुकाने जितने डॉलर्स बचे थे। हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते? ये सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है। ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति थी। सोचिए, देश चलाने के लिए आपके पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हो। 15 दिन बाद आप जरूरी सामान जैसे पेट्रोल, डीजल, दवाइयां कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। देश ठप हो जाता। तो फिर इसी दबाव में भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से मदद मांगनी पड़ी। और आईएमएफ ने लोन तो दिया, पर अपनी शर्तों के साथ, जिन्हें स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट कंडीशनैलिटीज कहा गया। अच्छा, आईएमएफ ने कहा, हम पैसे देंगे, पर आपको अपनी अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोलना होगा, सुधार लाने होंगे। यहीं से उस पुराने घर को गिराने और नया बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो देश एक तरह से आर्थिक आईसीयू में था और आईएमएफ के डॉक्टर ने एक कड़वी दवा दी, और इस दवा का पहला डोज था लाइसेंस राज पर हमला। सुनने में ये किसी विलन जैसा नाम लगता है, ये था क्या असल में? ये उस पुराने घर की सबसे मोटी, सबसे पहले दीवार थी जिसे गिराना जरूरी था। बिल्कुल, ये सबसे मजबूत दीवार थी। लाइसेंस राज का मतलब था कि भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने से लेकर उसका उत्पादन बढ़ाने तक हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती थी। हर चीज के लिए? हर चीज के लिए। आपको फैक्ट्री लगानी है, लाइसेंस लो। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, लाइसेंस लो। आपको नई मशीन लगानी है, परमिट लो। ये एक बहुत ही जटिल, धीमी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया थी। इस नीति ने 2 बड़े तरीकों से इस दीवार पर हथौड़ा चलाया। पहला था डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 1956 की औद्योगिक नीति के तहत 17 उद्योग सिर्फ सरकार यानी पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित थे। अच्छा, ये घर के वो कमरे थे जिनमें सिर्फ मुखिया ही जा सकता था। मतलब इन क्षेत्रों में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती थीं। इस लिस्ट को घटाकर 8 कर दिया गया, और आज की तारीख में तो सिर्फ 2 सेक्टर ही पूरी तरह से सरकार के लिए आरक्षित हैं। पहला एटॉमिक एनर्जी और उससे जुड़े मिनरल्स, और दूसरा रेलवेज। मतलब सरकार ने उन कमरों के दरवाजे खोल दिए और कहा कि प्राइवेट कंपनीज भी आएं और इन क्षेत्रों में काम करें। टेलीकॉम, एयरलाइंस, पावर, ये सब पहले सरकारी थे,
आज प्राइवेट प्लेयर्स से भरे पड़े हैं। बिल्कुल। रेलवेज में भी अब हम देख रहे हैं कि कई काम प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, जैसे स्टेशन मैनेजमेंट या कुछ ट्रेनें चलाना। हालांकि पूरा कंट्रोल अभी भी सरकार का ही है। सही। और दूसरा और सबसे बड़ा हथौड़ा था डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। ज्यादातर उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की शर्त खत्म कर दी गई। जो लिस्ट पहले बहुत लंबी थी, मतलब लगभग हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए था, अब उसमें सिर्फ 4 श्रेणियां बची हैं जिन्हें लाइसेंस की जरूरत है। तो वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें सरकार ने अपने पास रखना जरूरी समझा? मुझे लगता है इसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े कारण होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। पहली है एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। जाहिर है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ओके। दूसरी, गन पाउडर, औद्योगिक विस्फोटक और डेटोनेटिंग फ्यूज। ये भी सुरक्षा और सेफ्टी से जुड़ा है। तीसरी, खतरनाक रसायन यानी हैजर्डस केमिकल्स। और चौथी, तंबाकू, सिगरेट और उससे जुड़े उत्पाद जो स्वास्थ्य कारणों से रेगुलेटेड हैं। तो जैसा आपने कहा, ये सब या तो राष्ट्रीय सुरक्षा या जन स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े हैं। बाकी सबके लिए, चाहे आपको गाड़ी बनानी हो, कपड़े बनाने हो या सॉफ्टवेयर बनाना हो, रास्ता साफ कर दिया गया है। लाइसेंस हटाना तो एक बात थी, लेकिन असली खेल तो पैसे का था। उस पुराने घर की दीवारें तो गिरा दी, लेकिन उसके अंदर पैसे का फ्लो यानी प्लम्बिंग और वायरिंग भी तो ठीक करनी थी। कंपनियों को बड़ा होने से रोकने के लिए भी तो एक कानून था, है ना? वो क्या था और उसे बदलना क्यों इतना क्रांतिकारी था? आप MRTP एक्ट की बात कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत जिन कंपनियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होती थी, उस समय 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम, तो उन पर कई तरह की पाबंदियां थीं। सरकार का डर था कि ये कंपनियां बहुत बड़ी होकर मोनोपोली न बन जाएं और बाजार पर कब्जा न कर लें। इस 100 करोड़ की सीमा को 1991 में हटा दिया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हम जो भारतीय कंपनियों को ग्लोबल जायंट्स बनते देख रहे हैं, या देश के अंदर जो विशाल कॉन्ग्लोमरेट्स बने हैं, उनकी नींव इसी एक बदलाव ने रखी? बिना MRTP एक्ट की सीमा हटाए क्या आज के दौर का कोई भी बड़ा भारतीय बिजनेस ग्रुप उतना बड़ा बन पाता? ये कहना बिल्कुल सही होगा। इसी एक बदलाव ने कंपनियों के लिए विलय मतलब मर्जर्स, अधिग्रहण यानी एक्विजिशंस और विस्तार का रास्ता खोला। उन्हें हर बड़े फैसले के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं रही। बाद में 2002 में इसकी जगह कॉम्पिटिशन एक्ट और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ले ली, जिसका काम ये देखना है कि बाजार में फेयर कंपटीशन बना रहे, कोई एक कंपनी दादागिरी ना करे। ओके। दूसरा बड़ा बदलाव था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। 1991 से पहले भारत एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी था। विदेशी निवेश को शक की नजर से देखा जाता था। इस नीति ने 2 रास्ते खोले। एक था FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, FDI मतलब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर एक दुकान खोल रही है, यहीं की जमीन पर, जैसे कोई विदेशी कार कंपनी भारत में प्लांट लगाती है। ठीक है। और FII मतलब वो विदेशी निवेशक हमारी किसी बनी बनाई दुकान के हिस्से यानी शेयर खरीद रहा है। एक का असर सीधा जमीन पर दिखता है, दूसरा स्टॉक मार्केट में। कई सेक्टर्स में FDI की सीमा 26% से बढ़ाकर 100% तक कर दी गई। मतलब विदेशी कंपनी अब पूरी दुकान की मालिक हो सकती थी। और तीसरा बड़ा बदलाव था फेरा की जगह फेमा का आना। ये उस पुराने घर का वो दरवाजा था जिस पर 100 ताले लगे थे ताकि अंदर की कोई चीज बाहर ना जा सके और बाहर की कोई चीज अंदर ना आ सके। फेरा और फेमा में क्या अंतर था? फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक बहुत ही ड्रैकोनियन या कठोर कानून था। इसका मकसद विदेशी मुद्रा को रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करना था। कंट्रोल करना। इसमें विदेशी मुद्रा से जुड़ा कोई भी छोटा मोटा उल्लंघन एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जिसमें जेल भी हो सकती थी। क्या मतलब जेल? हाँ, जेल भी हो सकती थी। ये उस दौर की सोच को दिखाता था जब डॉलर को बचाकर रखना देश की प्राथमिकता थी। 2001-2 में इसकी जगह फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। नाम में ही फर्क है। बिल्कुल, रेगुलेशन से मैनेजमेंट हो गया। इसका मकसद फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना है, न कि कंट्रोल करना। ये एक लिबरल और सिविल लॉ है। उल्लंघन होने पर पेनल्टी लगती है, जेल नहीं होती। इसने विदेशी व्यापार और निवेश का माहौल ही बदल दिया। तो लाइसेंस और पैसे के अलावा और भी कुछ छोटे मोटे लेकिन जरूरी बदलाव हुए होंगे जिनसे कंपनियों को फायदा हुआ। वो चीजें जो शायद हेडलाइन नहीं बनी लेकिन जमीन पर बहुत असर डाला। हाँ, कई ऐसे बदलाव थे, जैसे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नियम आसान कर दिए गए।
पहले फैक्ट्री कहाँ लगेगी ये भी सरकार बहुत हद तक तय करती थी। अब नॉन पोल्यूटिंग उद्योग जैसे आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी लगाए जा सकते थे। अच्छा। और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए नियम बना कि उन्हें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों से कम 25 किलोमीटर दूर लगाना जरूरी होगा। एक और बहुत दिलचस्प चीज थी, कंपल्शन ऑफ फेज्ड प्रोडक्शन अबॉलिश्ड। पहले कंपनियों को चरणों में उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब सरकार ये भी तय करती थी कि आप कितना बनाएंगे? हाँ, मतलब अगर आपकी फैक्ट्री की क्षमता 100 कारें बनाने की है तो सरकार कह सकती थी कि आप पहले साल 30 बनाओ, फिर 50, फिर 70। सरकार एक तरह से माइक्रो मैनेज कर रही थी। अब ये बंदिश हटा दी गई। अगर आपके पास क्षमता है तो आप अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्सेज में एक और पॉइंट का जिक्र है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर्स अबॉलिश्ड। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसे आसान शब्दों में बताइए। ये उद्योगपतियों के मन में एक बहुत बड़ा डर था। पहले नियम था कि अगर सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दिया है, मान लीजिए सरकारी बैंकों के जरिए, और वो कंपनी लोन चुका नहीं पा रही, तो सरकार के पास ये अधिकार था कि वो उस लोन की रकम को कंपनी के हिस्सेदारी यानी शेयर्स में बदल सकती थी। अरे एक मिनट, मतलब ये तो प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करने का, उसका सरकारीकरण करने का एक इनडायरेक्ट रास्ता था। आपने लोन नहीं चुकाया तो सरकार आपकी कंपनी की मालिक बन गई। ये तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। एग्जैक्टली, इट वॉज एन इनडायरेक्ट रूट टू नेशनलाइज प्राइवेट फर्म्स। इससे उद्यमियों में एक डर बना रहता था कि उनकी कंपनी कभी भी उनके हाथ से जा सकती है। 1991 में इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था। बिल्कुल। इससे उद्यमियों को एक भरोसा मिला कि सरकार अब कंट्रोल रिजीम से हटकर बिजनेस को सपोर्ट करने का इरादा रखती है। सरकार का रोल अब मालिक या कंट्रोलर का नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर का होगा। यह मानसिकता में एक 180 डिग्री का बदलाव था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये साफ है कि 1991 की नीति सिर्फ कुछ नियम कानून बदलने तक सीमित नहीं थी। ये भारत की आर्थिक सोच में एक बुनियादी बदलाव था। जैसा कि सोर्स में लिखा है, ये नेहरूवादी कंट्रोल रिजीम को एक जोरदार अलविदा कहने जैसा था। उस पुराने बंद घर को गिराकर एक खुली हवादार इमारत बनाने जैसा। हाँ, ये उस कंट्रोल रिजीम का अंत था जिसे राजनेताओं, नौकरशाहों और यहाँ तक कि कुछ बड़े व्यापारिक घरानों ने भी अपने फायदे के लिए बनाए रखा था। इस सिस्टम में हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट थे। लेकिन सोर्स ये भी इशारा करता है कि सुधारों का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। What's fascinating here is the process of reform has still to go miles. बेहतर नौकरियों, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में सिर्फ बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ना या सेंसेक्स का ऊपर जाना ही काफी नहीं है। सही बात है। इकोनॉमी का साइज बढ़ना एक बात है, लेकिन उस बड़ी हुई इकोनॉमी का फल हर किसी तक पहुंचना दूसरी और ज्यादा जरूरी बात है। और ये सोचने वाली बात है कि आर्थिक सुधार तब तक अधूरे हैं जब तक उनका फायदा समाज के हर तबके तक न पहुंचे। 1991 ने उद्योगों को तो बेड़ियों से आजाद कर दिया, पर सवाल ये है कि क्या हमने आम नागरिक को उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए जरूरी स्किल सेट और सोशल सिक्योरिटी देने के लिए पर्याप्त काम किया? सही। इसके लिए सिर्फ आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक मजबूत पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा करेंगे। ये शब्द हम न्यूज में बहुत सुनते हैं, खासकर बजट के आसपास, पर इसका असल में मतलब क्या है? सरकार अपनी ही कंपनियों क्यों बेचती है? ये कोई मजबूरी है या सोची समझी स्ट्रेटेजी? ये सवाल बहुत जरूरी है, और डिसइन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये कंपनियां हैं कौन सी। हाँ, मतलब ये जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बिल्कुल। सोचिए, आजादी के बाद देश को बनाने के लिए सरकार ने बड़े बड़े कारखाने, बैंक, कंपनियां खड़ी की। ONGC, सेल, भेल, बड़े बड़े बैंक, रेलवेज। हाँ, ये सब देश की नींव का हिस्सा थीं। एग्जैक्टली। ये तो हमारे देश की धरोहर जैसी हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1951 में जहां सरकार ने सिर्फ 5 कंपनियों में कोई 29 करोड़ रुपए लगाए थे, 2019 तक आते आते ये आंकड़ा 348 कंपनियों में 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। जी। तो फिर अपने ही धरोहर को बेचने की नौबत क्यों आई? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1991 से, आर्थिक सुधारों के साथ। हाँ, जब आर्थिक सुधार शुरू हुए तब सरकार ने इन सरकारी कंपनियों के रोल को, आप कह सकती हैं, रीडिफाइन करने का फैसला किया, और यहीं से डिसइन्वेस्टमेंट का सफर शुरू हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या थे? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, मतलब इन कंपनियों के काम करने का तरीका सुधारना,
उन्हें ज्यादा ऑटोनमस और एफिशिएंट बनाना। ठीक है। दूसरा, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस का ही एक हिस्सा था, जिसमें सरकार उन क्षेत्रों से हट रही थी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जा सकते थे। और तीसरा? और शायद सबसे सीधा कारण, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर बजटरी नीड्स। आसान भाषा में कहें तो बजट के घाटे को पूरा करने के लिए पैसा जुटाना। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सोच का हिस्सा था। पर डिसइन्वेस्टमेंट भी कई तरह का होता है ना? हाँ। जैसे मैंने सुना है टोकन और स्ट्रेटेजिक, ये क्या है? सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। नहीं, इसे आसान बनाते हैं। शुरू में 1990s में जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ वो था टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, सांकेतिक विनिवेश। हाँ, इसका दूसरा नाम है माइनॉरिटी स्टेक सेल। सरकार कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 10% शेयर बेचती थी। बस इतना सा? जी, और मालिकाना हक और मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास ही रहता था, क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी मिनिमम 51% बनाए रखती थी। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि घर के मुखिया ने घर का एक छोटा सा कमरा किराए पर दे दिया ताकि महीने का खर्चा निकल जाए, लेकिन घर तो उन्हीं का रहा। ओनरशिप और कंट्रोल पूरा का पूरा परिवार के पास ही है। एकदम सही एनालॉजी है। इस फेज का मुख्य उद्देश्य उस समय फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे को कम करने के लिए पैसा जुटाना था। ये एक तरह से सिंबॉलिक मूव भी था, हाई पॉलिटिकल कॉशन के साथ। लेकिन फिर सोच बदली? हाँ, फिर सोच में एक बड़ा बदलाव आया और कॉन्सेप्ट आया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी रणनीतिक विनिवेश। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक क्या था? मेरा मतलब है सोच में क्या बदलाव आया? सिर्फ पैसा जुटाने से आगे की बात थी? यहाँ सोच सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि कंपनी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना था। अच्छा। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपनी 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेच देती है। ओह, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट हाथों में चला जाता है। एग्जैक्टली। इसके पीछे की सोच ये थी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, बेहतर टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस से उस कंपनी को और बेहतर चला सकता है, उसकी रियल वैल्यू अनलॉक कर सकता है। मैंने पढ़ा था कि MFIL यानी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पहला स्ट्रेटेजिक सेल था, उससे सरकार को सिर्फ 100 करोड़ के आसपास मिले थे। जी। तो ये दिखाता है कि शायद शुरुआत में फोकस रकम से ज्यादा प्रोसेस सेट करने पर था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। MFIL एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए था, ये किराए पर कमरा देने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो घर का एक बड़ा हिस्सा किसी प्रोफेशनल मैनेजर को बेच देने जैसा है, इस उम्मीद में कि वो पूरे घर को और बेहतर बना देगा। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था और इस पर विवाद होना लाजमी था। हाँ, बाल्को का मामला तो काफी सुना है। उसमें इतना राजनीतिक बवाल क्यों हुआ था? बहुत हुआ। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी का मामला इसका क्लासिक उदाहरण है। विवाद की जड़ ये थी कि एक प्रॉफिटेबल नेशनल एसेट को उसकी असल कीमत से बहुत कम में बेचा जा रहा है। वैल्यूएशन का मुद्दा? हाँ, इसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो आज तक विनिवेश से जुड़ा है। आप जनता की संपत्ति की सही कीमत कैसे तय करते हैं? वैल्यूएशन को लेकर हमेशा शक की गुंजाइश रहती है। सही बात है। इसके अलावा CMC, VSNL, IBP जैसी कुल 13 कंपनियों का स्ट्रेटेजिक सेल हुआ और इन विवादों के चलते सरकारों को अपनी पॉलिसी को लगातार रिफाइन करना पड़ा। तो आज की तारीख में क्या पॉलिसी है? क्या सरकार अब भी उसी तरह से कंपनियां बेच रही है? आज की पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसे 2021-22 के बजट में साफ किया गया है। अब सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों यानी CPSEs को 2 हिस्सों में बांट दिया है, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। बिल्कुल। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कौन से हैं और इन्हें स्ट्रेटेजिक माना क्यों जाता है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में वो इंडस्ट्री आती हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस। ये तो समझ आता है। फिर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, उसके बाद पावर, पेट्रोलियम, कोल, और चौथा बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। और इन्हें स्ट्रेटेजिक क्यों माना जाता है? इन्हें स्ट्रेटेजिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर पूरी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। सोचिए, एक स्टील प्लांट बंद होने का असर सीमित हो सकता है, लेकिन पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम में समस्या पूरे देश को रोक सकती है। सही है। और इस पॉलिसी के मुताबिक इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी सरकार की बेयर मिनिमम प्रेजेंस रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? बेयर मिनिमम का मतलब है कि इन जरूरी सेक्टर्स में भी सरकार बस कुछ ही कंपनियां रखेगी और बाकियों का?
बाकियों को या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा या किसी दूसरी सरकारी कंपनी में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का क्या होगा? जहां तक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की बात है, पॉलिसी साफ है। इनमें मौजूद सीपीएसईज को या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं रहा? नहीं, अब ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट कैपिटल और टेक्नोलॉजी की मदद से इन कंपनियों की ग्रोथ को अनलॉक करना। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात आती है पैसों की। ये जो हजारों करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से आते हैं, उनका होता क्या है? क्या वो सीधे सरकार के खजाने में चले जाते हैं फिस्कल डेफिसिट कम करने? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी समय के साथ बदला है। शुरू में 1991 से 2000 के बीच पैसा सीधे बजटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करने में ही जाता था। फिर 2000 से 2003 के बीच इसका दायरा बढ़ा। पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे पीएसयूज में री इन्वेस्टमेंट के लिए भी होने लगा। और फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड यानी एनआईएफ बना, है ना? बिल्कुल। 2005 में एनआईएफ का बनना एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट था। अच्छा, कैसे? पहली बार सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से मिले पैसे को एक मुश्त आमदनी की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म नेशनल कैपिटल की तरह देखा, जिसे बचाना और बढ़ाना है। ये एक तरह से देश का खास गुल्लक था, जिसका मूल पैसा यानी कॉर्पस परमानेंट था। उसे खर्च नहीं कर सकते थे। तो फिर पैसा इस्तेमाल कैसे होता था? उस फंड से जो सालाना रिटर्न आता था, उसका 75% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सोशल सेक्टर स्कीम्स पर खर्च होता था। और बाकी 25%? और बाकी 25% मजबूत पीएसयूज में इन्वेस्ट किया जाता था ताकि वो और बड़े हो सकें। प्लान सुनने में तो अच्छा है, पर क्या इस पैसे को एक फंड में लॉक कर देना सही था, जबकि देश को उस वक्त दूसरी जगहों पर तुरंत पैसों की जरूरत थी? इसकी आलोचना नहीं हुई? आलोचना हुई थी। क्रिटिक्स का यही कहना था कि आप भविष्य के रिटर्न के लिए आज की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बहस और फिर 2008 की मंदी के बाद के आर्थिक हालात को देखते हुए 2013 में पॉलिसी बदली गई। क्या बदलाव आया? अब डिसइन्वेस्टमेंट से मिला पैसा पब्लिक अकाउंट में एनआईएफ के नाम से जमा तो होता है, लेकिन वो परमानेंट कॉर्पस वाली शर्त हटा दी गई है। अब सरकार मूल पैसा भी खर्च कर सकती है। किन कामों के लिए? अब इसका इस्तेमाल ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, जैसे सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए पैसा देना, जिसे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज कहते हैं। रेलवेज के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जरूरी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम ना हो। तो अब ये फंड एक तरह से सरकार के लिए ज्यादा डायनामिक फाइनेंशियल टूल बन गया है। बिल्कुल। तो डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा लॉजिक ही बदल गया है, बजट का गड्ढा भरने से लेकर देश के एसेट्स को मैनेज करने तक। क्या इससे भी आगे कोई नई सोच है? बिल्कुल है, और वो है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी। एनएमपी? हाँ, और ये डिसइन्वेस्टमेंट से अलग है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सरकार संपत्ति बेच नहीं रही है। बेच नहीं रही? नहीं, बल्कि उसे लंबे समय के लिए लीज पर दे रही है। एक मिनट, बेचना और लीज पर देना, इसमें क्या फर्क है? आम आदमी के लिए तो ये एक जैसा ही लगता है कि सरकारी चीज प्राइवेट हाथों में चली गई। फर्क मालिकाना हक का है। मोनेटाइजेशन में सरकार अपनी ब्राउनफील्ड एसेट्स। ब्राउनफील्ड मतलब? ब्राउनफील्ड मतलब वो एसेट्स जो पहले से मौजूद हैं और चल रही हैं, जिन्हें बनाने में सारा रिस्क सरकार पहले ही उठा चुकी है। अच्छा, जैसे कोई हाईवे या पाइपलाइन? एग्जैक्टली, जैसे हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस, पोर्ट्स। इसे ग्रीनफील्ड से कॉन्ट्रास्ट कीजिए, जहां आपको जमीन से लेकर प्रोजेक्ट खड़ा करना पड़ता है। समझ गया। तो एनएमपी में सरकार इन डी-रिस्क्ड ब्राउनफील्ड एसेट्स को प्राइवेट कंपनियों को एक तय समय, मान लीजिए 20-30 साल के लिए ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए देती है। और बदले में? प्राइवेट कंपनी इसके बदले सरकार को एक मुश्त पैसा देती है, और लीज की अवधि खत्म होने पर एसेट सारे सुधारों के साथ वापस सरकार के पास आ जाता है। ओनरशिप सरकार की ही रहती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये तो बिल्कुल वैसा है कि आपके पास एक पुरानी अच्छी चलती हुई दुकान है, आपने उसे किसी बड़ी कंपनी को 20 साल के लिए चलाने को दे दिया, उनसे मोटी रकम ले ली और उस पैसे से 2 नई दुकानें खड़ी कर दी, और 20 साल बाद वो पुरानी दुकान भी बेहतर हालत में आपकी हो गई। प्रिसाइसली। एनएमपी का लक्ष्य ये है इन एसेट से पैसा मोबिलाइज करना और उसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाना। ये सेलिंग द फैमिली सिल्वर वाली बात नहीं है? नहीं, ये स्वेटिंग द एसेट्स है,
यानी अपने एसेट से ज्यादा वैल्यू निकालना बिना उन्हें बेचे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जोखिम क्या है? क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्राइवेट पार्टनर एसेट को अच्छी तरह मेंटेन करेगा और जनता से मनमानी फीस नहीं वसूलेगा? यही एनएमपी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए एक बहुत मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। जैसे? पहला जोखिम है एसेट स्ट्रिपिंग का, मतलब प्राइवेट पार्टनर एसेट से ज्यादा प्रॉफिट निकाले लेकिन उसके मेंटेनेंस पर ध्यान न दे और लीज खत्म होने पर एक खस्ताहाल एसेट सरकार को वापस मिले। सही है। स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और टैरिफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स डालने होंगे। और कोई तीसरा? हाँ, एक असरदार डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाना होगा, क्योंकि इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में विवाद होना तो तय है। तो विनिवेश की कहानी एक छोटे से फाइनेंशियल टूल से शुरू होकर अब एक कॉम्प्रिहेंसिव एसेट मैनेजमेंट फिलॉसफी बन चुकी है। टोकन सेल से लेकर स्ट्रेटेजिक सेल, फिर निफ्ट का बनना और उसके नियमों में बदलाव, और अब एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन तक। ये एक पूरी यात्रा है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी कैसे इवॉल्व होती है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या बेचें, बल्कि ये है कि देश के एसेट्स का सबसे बेहतर इस्तेमाल ग्रोथ के लिए कैसे करे। सही कहा, चाहे वो रणनीतिक विनिवेश के जरिए हो या मोनेटाइजेशन के जरिए। यहाँ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दशकों से टैक्स पेयर्स के पैसे से बनी कोई सरकारी संपत्ति किसी प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए दी जाती है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उस संपत्ति का पब्लिक गुड वाला पहलू, यानी आम जनता का हित, हमेशा सुरक्षित रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी CPSEs पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस बड़े बदलाव को समझते हैं। हमारे सोर्स भारत की आर्थिक सोच में एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1956 के महालनोबिस मॉडल के दौर में हाँ, तब का जो मूल मंत्र था वो था आत्मनिर्भरता और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सही है। मतलब सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ भारत में ही बनेगा, बाहर से कुछ नहीं मंगाना है। ये उस नए आजाद हुए देश का एक सपना था। बिल्कुल, और वो सिर्फ सपना नहीं, उस वक्त की जरूरत भी थी। सोचिए, देश नया है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ना के बराबर है। सही बात है। और देश में बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास ना पैसा है ना हिम्मत। हाँ। ऐसे में सरकार को ही आगे आकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। स्टील प्लांट से लेकर घड़ियां बनाने तक सब कुछ सरकार ने शुरू किया। HMT घड़ियां। हाँ, लेकिन सोर्स बताते हैं कि इस समय के साथ इन सरकारी कंपनियों में कुछ ऐसी कमियां घर कर गईं जो उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई। अच्छा। जिन्हें अंग्रेजी में इनहेरेंट इनएफिशिएंसीज कहते हैं। मतलब सिस्टम ही ऐसा बन गया था कि काम में ढीलापन, फैसला लेने में देरी और घाटा होना लगभग तय था। हाँ, मुझे याद है हमारे बचपन में BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन लेने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। ओ बिल्कुल। या फिर एक बजाज स्कूटर बुक करवाने के बाद चिट्ठी का इंतजार होता था कि आपका नंबर कब आएगा। ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। सही है। तो 1991 के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली तो सरकार को लगा कि अब ये मॉडल काम नहीं करेगा। और यहीं से निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी शुरू हुई। बिल्कुल, ये सोच सामने आने लगी कि सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं बल्कि देश चलाना है। हाँ। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन सरकार उठी और सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया। नहीं। सोर्स में साफ जिक्र है कि 2000 से लेकर 2003 तक के इकोनॉमिक सर्वे में इस पॉलिसी टू विड्रॉ पर बहुत गहराई से चर्चा हुई। अच्छा, मतलब ये एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे सालों का विचार विमर्श था कि कौन से सेक्टर्स हैं जो देश के लिए इतने जरूरी हैं कि सरकार को उनमें रहना ही चाहिए और कहां से निकल जाना ही सबके लिए बेहतर है। और अब आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसी सोच को एक नया और ज्यादा आक्रामक रूप दिया गया है। सरकार ने CPSEs की भागीदारी को रैशनलाइज करने का प्रस्ताव दिया है। ये शब्द सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि अब सरकार हर तरह के बिजनेस से अपना हाथ खींच रही है। हर तरह के? हाँ, अब सरकार होटल नहीं चलाएगी, घड़ियां या ब्रेड नहीं बनाएगी। इसके लिए उन्होंने सभी सेक्टर्स को 2 साफ हिस्सों में बांट दिया है, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। ओके। अब सरकार की मौजूदगी सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक ही सीमित रहेगी, और वो भी मिनिमम प्रेजेंस के साथ। और ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कौन से हैं? ये वो सेक्टर्स हैं जो देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, पावर, पेट्रोलियम
और बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज। एक मिनट, आप कह रही हैं कि सरकार अब होटल या घड़ियां नहीं बनाएगी? ये तो बहुत बड़ी बात है। HMT घड़ियों से तो हम सबकी यादें जुड़ी हैं। हाँ है। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी बदलाव नहीं, एक तरह से एक पूरे युग का अंत है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक का बंटवारा सुनने में तो साफ लगता है, पर क्या असल में इतना आसान है? नहीं है। मान लीजिए कोई कंपनी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है, लेकिन उसमें हजारों लोग काम करते हैं। क्या सरकार उसे सीधे सीधे बंद कर सकती है? इसमें तो बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक रिस्क है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर क्या रास्ता है? इसीलिए सरकार सब कुछ बंद कर दो वाला रास्ता नहीं अपना रही है। सोच के मुताबिक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो कंपनियां हैं, पहली कोशिश उन्हें निजी हाथों में सौंपने की होगी। मतलब प्राइवेटाइज करने की। हाँ, प्राइवेटाइज करने की। अगर कोई खरीदार नहीं मिलता तब बंद करने का विकल्प आता है। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का क्या? और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उनमें भी सरकार की 10-15 छोटी-छोटी कंपनियां नहीं होंगी। उन्हें आपस में मिलाकर या किसी एक बड़ी होल्डिंग कंपनी के तहत लाकर 1 या 2 बड़ी मजबूत कंपनियां बनाई जाएंगी। अच्छा। लक्ष्य ये है कि जो सरकारी कंपनियां बचे वे छोटी और कमजोर होने के बजाय बड़ी, ताकतवर और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने लायक बने। ठीक है, तो जो कंपनियां बचेंगी उन्हें भी तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मालिकी सरकारी रखने से तो वो पुरानी समस्या वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इसी पर कुछ और सुधारों का सुझाव देता है, जैसे कंपनियों के बोर्ड और उनके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलना। हाँ, और ये सबसे जरूरी कदम है। इसका मतलब है कि कंपनियों के बोर्ड को ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी देना। आजादी? हाँ, लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, यानी मजबूत नियम कानून भी लागू करना। आसान भाषा में कहें तो उन्हें काम करने की पूरी स्वतंत्रता दो, लेकिन साथ में पूरी जवाबदेही भी तय करो। ये पॉकेट मनी वाला उदाहरण दिलचस्प है। हाँ। पर इसमें एक पेज है। हाँ। अगर बच्चे बार बार हिसाब देने में फेल हों या पैसे गलत जगह खर्च करें, हाँ। तो आप पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। क्या इन सरकारी कंपनियों के बोर्ड के साथ भी इतनी ही सख्ती बढ़ती जाएगी? हाँ। क्योंकि अब तक तो यही होता आया है कि घाटे के बावजूद सरकार उन्हें पैसा देती रहती थी। एग्जैक्टली। और इसी सोच को बदलने की बात हो रही है। सख्ती के लिए 3 बड़े हथियार सुझाए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, हाँ, बोर्ड में ज्यादातर प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, ना कि सिर्फ सरकारी बाबू। ठीक है। पब्लिक के सामने आते हैं तो मैनेजमेंट पर अपने आप एक प्रेशर बनता है। हाँ, जवाबदेही बढ़ जाती है। और तीसरा, एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब किसी कंपनी का प्रदर्शन इस बात पर नहीं आंका जाएगा कि उसने पिछले साल से बेहतर किया, बल्कि इस बात पर कि उसी सेक्टर की दूसरी प्राइवेट कंपनियां कैसा कर रही हैं। ओहो। अगर प्राइवेट स्टील कंपनी 20% का मुनाफा कमा रही है, तो सरकारी स्टील कंपनी ये कहकर नहीं बच सकती कि हम तो बस 2% के घाटे में हैं। और वो कंपनियां जिनका कुछ नहीं हो सकता, जो सालों से बीमार हैं और लगातार सरकारी खजाने पर बोझ बनी हुई हैं, उन्हें समय पर बंद करना और उनकी संपत्ति को बेचना, ये एक मुश्किल फैसला है। जैसे किसी पुरानी खराब हो चुकी एम्बेसडर कार को स्क्रैप में देना पड़ता है। हाँ। भले ही उससे दादाजी की यादें जुड़ी हों, लेकिन अगर वो गाड़ी घर में सिर्फ जगह घेर रही है और हर महीने मैकेनिक का खर्चा मांग रही है, तो उसे हटाना ही समझदारी है। सही बात है। इन कंपनियों की बेशकीमती जमीन और बाकी संपत्ति बेचकर जो पैसा आएगा, उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं या सामाजिक योजनाओं में लगाया जा सकता है। तो एक तरफ सरकार अपने भारी भरकम जहाजों यानी CPSE का वजन कम कर रही है, उन्हें सुधार रही है ताकि वो तेजी से चल सके, लेकिन अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए सिर्फ बड़े जहाज काफी नहीं होते। आपको लाखों छोटी छोटी फुर्तीली नावों की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं पर MSME सेक्टर की कहानी शुरू होती है, जिसे अब अर्थव्यवस्था का दूसरा इंजन माना जा रहा है। हाँ। सोर्स MSMEs को भारत की अर्थव्यवस्था का वाइटल यानी एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं, और आंकड़े तो सचमुच हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। देश में लगभग 6 करोड़ MSME यूनिट्स हैं, जो करीब 24 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। सोची, 24 करोड़, और देश की कुल GDP में इनका योगदान लगभग 40% है। ये तो वाकई में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हम अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों रिलायंस, टाटा की बात करते हैं, लेकिन असली रोजगार तो देश के गली मोहल्लों में चल रही है छोटी छोटी कंपनियां ही दे रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी अहमियत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। अच्छा। ये सेक्टर
बेरोजगारी, शहरों और गांवों के बीच विकास का असंतुलन और आय के असमान वितरण जैसी हमारी कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की क्षमता रखता है। कैसे? देखिए, बड़ी कंपनियां अक्सर बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव में ही लगती हैं। हाँ, लेकिन एक एमएसएमई किसी छोटे शहर, कस्बे या गांव में भी शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें शुरू करने में कम पूंजी लगती है और इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बहुत मजबूत होते हैं। ये लिंकेज वाला पॉइंट थोड़ा और समझाइए। जरूर। मान लीजिए लुधियाना में एक छोटी सी एमएसएमई है जो कार की सीट के लिए कवर बनाती है। ठीक है। वो अपना माल मारुति या महिंद्रा जैसी बड़ी कार कंपनी को सप्लाई करती है। ये हुआ फॉरवर्ड लिंकेज। ओके। लेकिन वो सीट कवर बनाने के लिए कपड़ा, धागा और फोम अपने से भी छोटे स्थानीय सप्लायर से खरीदती हैं। ये हुआ बैकवर्ड लिंकेज। समझ गया। इस तरह एक छोटी सी यूनिट अपने आगे और पीछे एक पूरी सप्लाई चेन बना देती है, जिससे हर स्तर पर लोगों को काम मिलता है। मेक इन इंडिया जैसी मुहिम के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह है। वाह, बड़ी इंडस्ट्री तो शरीर है, पर उसको खड़ा रखने वाली रीढ़ की हड्डी यही एमएसएमईज हैं। एग्जैक्टली। जब ये सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार ने जरूर कुछ योजनाएं बनाई होंगी। सोर्स में तो पीएमईजीपी, सीजीटीएमएससी, सीएलएसएस जैसी योजनाओं की एक लंबी लिस्ट है। हाँ है। ये सब तो किसी सरकारी फॉर्म के कोडवर्ड जैसे लगते हैं। क्या ये जमीन पे काम करती हैं? हाँ, लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ प्रमुख पहलों पर ध्यान देते हैं जिनसे वाकई फर्क पड़ा है। जैसे उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी यूएएम। यूएएम। हाँ, मुझे आज भी याद है 2015 से पहले मेरे एक दोस्त ने एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने की कोशिश की थी। उसे रजिस्टर करवाने में ही 6 महीने लग गए थे और फाइलों का एक पूरा पहाड़ बन गया था। यूएएम ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। कैसे? अब आप एक कप चाय पीते पीते ऑनलाइन एक फॉर्म भर के अपनी यूनिट रजिस्टर कर सकते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जमीनी मतलब है। और नौकरी ढूंढने वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्रीज, ये तो जैसे Naukri.com का सरकारी वर्जन हो गया। एक तरह से हाँ। फिर एस्पायर जैसी योजना है जो ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योगों में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। अच्छा। सोचिए, गांव का कोई छात्र अगर कोई नया आइडिया लेकर आता है, जैसे पराली या खेती के कचरे से कोई पैकेजिंग मटेरियल बनाने का, तो उसे इस योजना के तहत शुरुआती समर्थन और ट्रेनिंग मिल सकती है। ये तो बहुत अच्छा है। एक और महत्वपूर्ण कदम है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन। इसका मतलब अगर कोई एमएसएमई अचानक बीमार पड़ जाए या मुश्किल में आ जाए तो, जैसे बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो बैंक उसे तुरंत एनपीए घोषित करके उसका गला नहीं घोट देंगे। अच्छा। बल्कि उसके लिए करेक्टिव एक्शन प्लान यानी कैप तैयार करेंगे। हाँ। ये एक तरह का फाइनेंशियल आईसीयू है जहां उसे बचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। और एमएसएमई समाधान और चैंपियंस जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स उनकी शिकायतों जैसे पेमेंट में देरी या किसी सरकारी विभाग से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। फिर आया कोविड, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, सोर्स कहते हैं कि इस महामारी ने एमएसएमईज के महत्व को और भी ज्यादा उजागर किया। बिल्कुल। खासकर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें काफी बड़ा समर्थन मिला। बिल्कुल। सबसे बड़ा और दूरगामी बदलाव तो उनकी परिभाषा में ही कर दिया गया। परिभाषा में? हाँ, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए निवेश की सीमाएं अलग अलग थीं। अब सबको एक कर दिया गया है और निवेश के साथ साथ टर्नओवर को भी एक मानदंड बनाया गया है। अच्छा। जैसे अब 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर वाली कंपनी माइक्रो कहलाएगी। इससे क्या फायदा हुआ? बहुत से लोग कह सकते हैं कि बस परिभाषा ही तो बदली है, इससे जमीन पे क्या बदला? नहीं, इसका बहुत बड़ा और सकारात्मक असर हुआ। इससे ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा मिला। कई कंपनियां जो पहले सिर्फ इसलिए एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाती थी क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा था, भले ही उनका निवेश कम हो, वो अब इस दायरे में आ गईं। अच्छा, तो ज्यादा कंपनियां इसके फायदे ले पाईं? हाँ, ज्यादा कंपनियों के एमएसएमई की श्रेणी में आने का मतलब है कि उन्हें सरकार की योजनाओं, प्राथमिकता के आधार पर बैंक लोन और नई तकनीक तक पहुंचना आसान हो गया। मतलब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने से डरती नहीं है? बिल्कुल। और सोर्स बताते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 ने इन सीमाओं को और भी बढ़ा दिया है, और उस पैकेज में 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की भी बात थी। हाँ, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे लोन। ये तो छोटे बिजनेस वालों के लिए किसी सपने जैसा है, जिनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि बैंक कुछ गिरवी रखने को मांगेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि छोटे बिजनेस को आखिर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? किस चीज की? बड़े प्लांट और मशीनरी के लिए तो वो शायद लोन जुटा भी ले, लेकिन असली लड़ाई तो
वर्किंग कैपिटल की होती है। कच्चा माल खरीदना, कर्मचारियों को वेतन देना। हाँ, बिजली का बिल भरना। ये कोलैटरल फ्री लोन उनके लिए एक लाइफलाइन जैसा था, जिसने लॉकडाउन के दौरान उन्हें डूबने से बचाया। और भी कई पॉइंट्स हैं। 59 मिनट्स में 1 करोड़ तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी। सरकारी कंपनी और विभागों को अपनी 25% खरीद MSME से करना अनिवार्य करना, जिसमें से 3% महिला उद्यमियों से हो। ये बहुत बड़ा कदम है। और सबसे जरूरी, 45 दिनों के अंदर MSMEs के बकाया का भुगतान करने का नियम। ये तो गेम चेंजर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि छोटे बिजनेस की आधी ऊर्जा तो अपना फंसा हुआ पैसा निकलवाने में ही चली जाती है। सही बात है। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ठोस कदम है। इंस्पेक्टर राज खत्म करना, सेल्फ सर्टिफिकेशन को अपनाना, छोटे मोटे उल्लंघनों जैसे कोई फॉर्म देर से भरा तो उसे अपराध की श्रेणी से हटाना, ये सब उद्यमियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। मतलब वो अपना कीमती समय और ऊर्जा कागजी कार्रवाई और सरकारी बाबू के डर से निकलने के बजाय अपने बिजनेस पे फोकस कर पाते हैं। एग्जैक्टली, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने पर और नए मार्केट ढूंढने पर केंद्रित कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो आखिर में सोर्स इस सेक्टर को क्या कह रहे हैं, इसका भविष्य क्या है? सोर्स इसे देश का सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट कह रहे हैं। और ये सिर्फ एक अच्छा नारा नहीं है। तो फिर क्या है? ये भारत की इकोनॉमिक फिलॉसफी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। दशकों तक हमारी सोच थी कि बड़े बड़े कारखाने, बड़े बांध और बड़ी सरकारी कंपनियां ही देश को आगे ले जाएंगी, जिसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। हाँ, पहली बार सरकार आधिकारिक तौर पर ये मान रही है कि असली ताकत, असली रोजगार देश के कोने कोने में फैली इन छोटी छोटी यूनिट्स में है। ये टॉप डाउन से बॉटम अप ग्रोथ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक शब्द में रोजगार। रोजगार। हाँ, खासकर उस संदर्भ में जब देश में जॉबलेस ग्रोथ पर एक लंबी बहस चल रही है। मतलब हमारी GDP तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हो रही। बिल्कुल, बड़ी कंपनियां अब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में MSMEs ही उस कमी को पूरा करने की सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये कम लागत में ज्यादा लोगों को काम दे सकती हैं। सही पकड़ा। इसलिए सरकार का पूरा फोकस अब इस दूसरे इंजन को पूरी रफ्तार देने पर है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी इंडस्ट्रीज ही होती है। सही बात है। कारखानों से लेकर दवाइयों तक और मतलब कपड़ों से लेकर जहाज़ों तक, यही वो सेक्टर्स हैं जो नौकरियां पैदा करते हैं, देश की तरक्की को एक रफ्तार देते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स की एक गहरी तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे हमारे घर, पुल और गाड़ियां बनती हैं। स्टील। हाँ, ये तो बिल्कुल बुनियाद है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, चीन के बाद। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी है जब बात आती है प्रति व्यक्ति खपत की। यानी हर एक भारतीय औसतन कितना स्टील इस्तेमाल करता है, तो हम दुनिया के औसत से काफी पीछे हैं। हाँ, ये अंतर बहुत बड़ा है। 2023-24 में हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 76 किलो था, जबकि दुनिया का औसत 228 किलो है। ऐसा क्यों है? मतलब हम बना तो बहुत रहे हैं पर इस्तेमाल कम कर रहे हैं। देखिए, इसका सीधा संबंध हमारे देश के डेवलपमेंट स्टेज से है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, शहरीकरण बढ़ता है, स्टील की खपत भी अपने आप बढ़ती है। ओके। सरकार इस बात को समझती है, इसीलिए 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी यानी NPS 2017 लाई गई थी। और उसका लक्ष्य काफी बड़ा है जहां तक मैंने पढ़ा है। हाँ, लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2030-31 तक 300 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन और पर कैपिटा कंजम्पशन को 158 किलो तक ले जाना। 158 किलो मतलब आज से दुगुने से भी ज्यादा। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम। स्पेशलिटी स्टील, ये क्या होता है? ये वो खास तरह का स्टील होता है जो हाईटेक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जैसे डिफेंस में, एरोस्पेस में। समझ गई। इसके अलावा घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे उपाय भी किए गए हैं, ताकि दूसरे देश अपना सस्ता माल यहाँ डंप ना कर सकें। राइट। और हाँ, एक और जरूरी बात, सरकारी खरीद में अगर वो 25 करोड़ से ज्यादा की है तो घरेलू स्टील को ही प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, तो अब कोयले की बात करते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प
कश्मकश है। एक तरफ भारत ने 2070 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है, यानी हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आज भी हमारी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 55% हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई वजन कम करना चाहता है, लेकिन उसकी आधी डाइट में मिठाई ही हो। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, कोयला सिर्फ बिजली बनाने के काम नहीं आता। अच्छा। हाँ, ये स्टील, सीमेंट, ईंट के भट्टों जैसी कई इंडस्ट्रीज के लिए एक जरूरी कच्चा माल है। हम इसे एकदम से नहीं छोड़ सकते। तो फिर उपाय क्या है? सरकार का फोकस क्लीन कोल की तरफ है। इसके लिए 2023 तक 58,350 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाए गए, ताकि 143 मिलियन पेड़ों का एक कार्बन सिंक बन सके। मतलब कोयले की खुदाई के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। और क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, कई और कदम भी हैं, जैसे कोल बेड मीथेन मतलब CBM प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करेंगे। ओके। माइनिंग से लेकर कोयले को भेजने तक की पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा रहा है। और नीतिगत स्तर पर मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया। प्राइवेट सेक्टर के लिए कमर्शियल माइनिंग के दरवाजे खोल दिए गए हैं। 2022 में 28 कोल ब्लॉक्स प्राइवेट सेक्टर को आवंटित किए गए। तो लक्ष्य क्या है प्रोडक्शन का? लक्ष्य है कि कोयले का उत्पादन 2025-26 तक 1.5 बिलियन टन तक पहुंचाया जाए। चलिए अब उस इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसने कोरोना के समय में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हमारी फार्मा इंडस्ट्री। हाँ, दुनिया की फार्मेसी। बिल्कुल, हमें दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि हम वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरे और वैल्यू के हिसाब से 14वें स्थान पर हैं। हाँ, और 2021 में ये इंडस्ट्री 41 बिलियन डॉलर्स की थी। और भविष्य के लक्ष्य तो और भी बड़े हैं। बिल्कुल, अनुमान है कि 2024 तक ये 65 बिलियन डॉलर और 2030 तक 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। वाह! इसी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने मार्च 2022 में स्ट्रेंथनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी SPI स्कीम लॉन्च की। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, फार्मा क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटीज के लिए वित्तीय सहायता देना, जैसे टेस्टिंग लैब्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। दूसरा, MSMEs यानी छोटे और मध्यम उद्यमों को अपने प्लांट अपग्रेड करने के लिए कैपिटल सब्सिडी पर ब्याज में छूट देना। अच्छा। और तीसरा, स्टडीज और डेटाबेस के जरिए इंडस्ट्री में नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाना। ओके, अब गाड़ियों की बात करें तो यहाँ भी भारत ने कमाल किया है। दिसंबर 2022 में हमने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सेक्टर GDP में लगभग 8% और मैन्युफैक्चरिंग GDP में 49% का योगदान देता है। और रोजगार? और लगभग 4 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। लेकिन अब इस सेक्टर का भविष्य तो ग्रीन एनर्जी में है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल, EVs में ही है। और अनुमान है कि 2022 से 2030 के बीच भारत का EV मार्केट 49% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब CAGR से बढ़ेगा। सरकार इसे काफी बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन क्या राह में कोई चुनौतियां भी हैं? हाँ, कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बढ़ती ब्याज दरें मतलब हायर बोरोइंग कॉस्ट्स। दूसरा, थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस प्रीमियम का बढ़ना, जिससे गाड़ियों की कुल लागत 10-11% तक बढ़ गई है, खासकर दोपहिया वाहनों के लिए। अच्छा, तभी तो एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 सालों में दोपहिया वाहनों की बिक्री सबसे निचले स्तर पर रही है। जी, ये एक चिंता का विषय है। अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग। हाँ, ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर ऊर्जा और भारी उद्योग तक आत्मनिर्भर भारत के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत इसके लिंकेज हैं। ये स्टील, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग जैसे कई दूसरे उद्योगों को सीधा बढ़ावा देता है। अच्छा। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, जो कि 6.48 है। 6.48? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस सेक्टर में पैदा हुई एक नौकरी अर्थव्यवस्था में कहीं और लगभग 6.5 और नौकरियां पैदा करती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने वाले लेबर को सोखने में बहुत मददगार है। और आत्मनिर्भरता के लिहाज से इसका क्या महत्व है?
देखिए, इंडियन नेवी की एक स्टडी में पाया गया कि एक जहाज बनाने की कुल लागत का लगभग 75% हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था में ही वापस आ जाता है, कच्चे माल, उपकरणों और मैन पावर के जरिए। तो इससे विदेशी मुद्रा बचती है। बिल्कुल। और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब सीएडी कम होता है। और अब आते हैं कपड़ा उद्योग पर। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बहुत अहम। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जिससे लगभग 10.5 करोड़ लोग जुड़े हैं। और इसमें काम करने वालों में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, जो इसे महिला सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ, और ये भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर भी है। लेकिन इस सेक्टर के सामने कई चुनौतियां भी हैं। जैसे हमारे यहाँ की ज्यादातर एमएसएमईज का साइज छोटा है, जिससे उनकी क्षमता और कुशलता सीमित हो जाती है। हम कॉटन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जबकि दुनिया का बाजार अब मैनमेड फाइबर्स की तरफ जा रहा है। और विदेशी निवेश मतलब एफडीआई का क्या हाल है? विदेशी निवेश भी सेक्टर में कम आया है। तो सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रही है? सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे ATUFS, जो टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने के लिए है। ओके। SITP के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। समर्थ स्कीम के जरिए 10 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक पीएम माइत्रा पार्क की भी बात हो रही है। हाँ, और सबसे बड़ी योजना है PM माइत्रा पार्क। इसके तहत 5F विजन पर काम होगा। 5F ये क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। वाह, तो हमने कई अलग अलग सेक्टर्स की बात की। इन सब में एक कॉमन बात दिख रही है, सरकार की तरफ से एक बड़ा पुश। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक स्कीम है PLI, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। ये आखिर है क्या? PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्कीम है। कैसे? सरकार कंपनियों को प्लांट या मशीनरी में निवेश करने के लिए पैसे नहीं देती, बल्कि उन्हें उनके बढ़े हुए प्रोडक्शन या सेल्स पर इंसेंटिव देती है। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा बेचोगे उतना फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही। इसे 14 प्रमुख सेक्टर्स में लागू किया गया है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, ड्रोन्स वगैरह। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, नई टेक्नोलॉजी आकर्षित करना और भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। और बाहरी निवेश यानी FDI को लेकर क्या चल रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने FDI के नियमों को काफी उदार बनाया है। जैसे कोयला खनन, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI की अनुमति है। और डिफेंस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में ये सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। तो क्या इसके नतीजे दिख रहे हैं? हाँ, आंकड़े भी दिखाते हैं कि अप्रैल-नवंबर 2023-24 में ग्रॉस FDI इनफ्लो $55.6 बिलियन रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में $47.2 बिलियन था। तो ये थी हमारी कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज की कहानी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार की नीतियां। चलिए आगे बढ़ते हैं।